वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव्स। आज मैं 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम की टिप्स के लिए वीडियो बना रही हूँ। मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, मैंने क्या मिस्टेक करी और किन चीज़ों ने मेरे मार्क्स को इंक्रीज़ कर दिया, मैं वो सब आपको आज बताने वाली हूँ। सो बने रहिएगा मेरे चैनल को। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसी ही वीडियोज़ लाती रहूँगी। आई नो आप सबका मैथ्स का एग्ज़ाम हो गया है और मैं ये वीडियो बहुत लेट बना रही हूँ, बट आगे के एग्ज़ाम्स में आपको बहुत हेल्प मिलेगी ये मुझे लगता है, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी कि आपको मदद करे, आपके मार्क्स को इंक्रीज़ करे। तो स्टार्ट करते हैं हम मैथ्स से ही। मैथ्स में आपको एक एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेना है, और सिर्फ एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करना, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि मोस्टली बेसिक मैथ्स के पेपर में आप लोग को वो क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको अपने एग्ज़ाम से मिल जाते हैं, या फिर थोड़ा बहुत चेंज करके वो आपको मैथ्स के एग्ज़ाम में वो आपको क्वेश्चन दे देते हैं। तो आप इतना ज़रूर करना कि आप अपने मैथ्स के एग्ज़ाम से पहले अपनी एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कर लो विद एग्जांपल्स के साथ। एंड सेकेंड टिप है मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए कि आप ऋतिक सर की मैराथन देख सकते हो। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए तो वही थी। मैं अपने मैथ्स के बोर्ड एग्ज़ाम में मैं सुबह उठकर ऋतिक सर की मैराथन देख के गई थी, और मोस्टली क्वेश्चंस या उन कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड देन आपको क्या करना है, आपको उसके बाद अगर आपने एनसीईआरटी अपनी लगा ली है अच्छे से, जब आप अच्छे से लगा लो उसके बाद आपको लगाने हैं आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस। मैं आपको सारे क्वेश्चंस लगाने को नहीं बोल रही, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट होते हैं आप वो सर्च करिए कि आर.डी. शर्मा से मोस्टली कौन से क्वेश्चंस आए हैं, आप वो क्वेश्चंस लगाइए, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और मेरे जो जब मेरा बोर्ड एग्ज़ाम था मैथ का, तो मैंने जो आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन लगा के गई थी, मोस्टली मतलब कुछ क्वेश्चंस थे कि वो डायरेक्ट उठकर आ गए थे, थोड़ी लैंग्वेज ट्विस्ट कर दी थी उन लोगों ने बस। तो मेक श्योर करना जब आपकी एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर.डी. शर्मा से निकाल कर वो भी ज़रूर लगाएं। अब आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, अगर आप मान लो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या उसका आंसर नहीं निकल रहा है सही से, तो आप उसको पूरा मत छोड़ देना। कि बेसिक चीज़ें लिखना कि आपको उसमें क्या क्या गिवन है, आप उसमें क्या क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, मतलब जहाँ तक आप निकालने की कोशिश कर सकते हो ना आंसर को, वहाँ तक पूरा निकाल के ही जाना, क्योंकि स्टेप मार्किंग तो होती है, तो आपको उसके बहुत सारे मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आप ऐसे ही सारे क्वेश्चन छोड़ दोगे तो आपके वो मार्क्स चले जाएंगे, लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन में थोड़ा सा गिवन लिख के आओगे, थोड़ा सा फॉर्मूला उसमें लिख के आओगे ना, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हम इंग्लिश सब्जेक्ट की। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि इंग्लिश का पेपर उनका छूट जाता है। मोस्टली जब मेरा बोर्ड एग्ज़ाम था तो मेरे आसपास के लोगों का इंग्लिश का पेपर छूट गया था, बट मेरा नहीं छूटा था। और मैं आपको बताऊं, मेरे इंग्लिश के पेपर में तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरा 40 से ऊपर मिनट मेरे ऐसे ही चले गए थे कि मैं कुछ लिख ही नहीं पाई थी अपने एग्ज़ाम में। एंड देन उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था 40 मिनट्स के बाद, आप सोच सकते हो। तो मतलब फिर भी मेरा पेपर नहीं छूटा, क्योंकि मेरी राइटिंग स्पीड ज़्यादा है। मैं अपने घर से ही सैम्पल पेपर सॉल्व करके गई थी, ताकि मुझे उसमें एक्सपीरियंस हो जाए कि मुझे कैसे लिखना है, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो सबसे पहले स्कोरिंग चीज़ों को पहले लिखते हैं एंड एमसीक्यू और असर्शन रीज़न को कम टाइम देते हैं। तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती हो जाती है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि अगर आप ये लास्ट के लिए रखोगे ना तो आप सोच ही नहीं पाओगे कि आपको क्या आप प्रोसेस ही नहीं कर पाओगे, आप इतने पैनिक हो जाओगे कि ये मेरा छूट रहा है। तो इसलिए मैंने क्या किया था, मैं अपने एग्ज़ाम को हमेशा ही सीक्वेंस से अटेम्प्ट करती हूँ। अगर जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता है मैं उसके लिए स्पेस छोड़ती हूँ सॉरी जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा होता है मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं किया। मैंने जो क्वेश्चन मुझे नहीं आया मैंने उसके लिए स्पेस छोड़ी बाकायदा। एंड देन उसके नीचे से मैंने अपने सारे क्वेश्चंस लिखने चालू किए, बट मैंने अपने पेपर को सीक्वेंस में अटेम्प्ट किया ताकि मेरा पेपर ना छूटे। और आप सोच सकते हो 40 मिनट वेस्ट करने के बाद इंग्लिश का पेपर पूरा हो जाना, और उसमें मैंने मोस्टली अपनी लाइन सारी क्लियरली प्रॉपरली एंड में मैंने बनाई। अपने पॉइंट्स को, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको मैंने हाईलाइट भी किया। इतना टाइम मुझे मिल गया था एंड में। एंड अपनी स्पीड को इतना बनाकर रखो, या राइटिंग के पीछे मत भागना कि बहुत ज़्यादा सुंदर लिखनी है। इतनी अच्छी राइटिंग लिखो कि जो आपकी नोटबुक चेक कर रहे हैं उनको समझ में आ जाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंग्लिश में क्वेश्चंस को सही तरीके से पढ़ना, उसमें क्या पूछा गया है ये भी अच्छे से नोटिस करना, क्योंकि अगर आप उसका एक वर्ड भी मिस कर देते हो ना तो बहुत चांस होता है कि आपका आंसर गलत हो जाएगा।
तो बिना पैनिक किए सबसे पहले आपको अच्छे से क्वेश्चन पेपर रीड करना है, देन आपको स्टार्ट करना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसके पीछे आप पैनिक मत होना कि मुझे ये नहीं आ रहा है। आप सबसे पहले दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करना। एंड में जो आपका टाइम बचेगा उसमें आप जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसमें आप कुछ बनाने की कोशिश करना, कि आप मेमोराइज़ करने की कोशिश करना कि आपने उसमें क्या पढ़ा है, आप उसमें क्या लिख सकते हो। कम से कम आप अगर मेन पॉइंट्स लिख के आओगे ना तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आप अपनी नोटबुक में पहले मार्जिन्स बनाना, आप अपने मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना पेंसिल के साथ। आपकी नोटबुक प्रेजेंटेबल लगेगी ना तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस कम हो जाते हैं थोड़े से। एंड अब हम बात करते हैं अपने हिंदी सब्जेक्ट की। सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है हिंदी में और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है हिंदी में आपको फोकस करना है इंपॉर्टेंट सेक्शन पे। राइटिंग सेक्शन सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है, लाइक लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग एंड डायरी एंट्री, नोटिस राइटिंग, ये सब बहुत ज़्यादा ही स्कोरिंग माने जाते हैं। आपको फॉलो करना है करेक्ट फॉर्मेट को। मार्क्स आर गिवन फॉर फॉर्मेट, मार्क्स जो होते हैं वो आपको फॉर्मेट के ही मिलता है, तो आपको अपना फॉर्मेट अच्छे से मेंटेन करके रखना है। अपनी लैंग्वेज को सिंपल रखना है, आपको अपनी दिखाने की कोशिश नहीं करनी है कि आपको बहुत ज़्यादा आता है हिंदी में। आपको सिंपल लैंग्वेज रखनी है। अवॉइड करना है आपको कि आपसे गलतियाँ कम हो। हिंदी के पेपर में बहुत से लोग होते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं हिंदी में, तो उसको आपको अवॉइड करना है। लिटरेचर में आपको हर चैप्टर की समरी, मेन थीम सबसे पहले आपको रिवाइज कर लेनी है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स 3-4 पॉइंट्स आप याद कर सकते हो। 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख कर प्रैक्टिस करो ताकि आपको वो मेमोराइज रहें, आप एग्ज़ाम में जाकर भूलो ना। राइटिंग सेक्शन आप प्रैक्टिस करके जाओ, एक फॉर्मल लेटर, एक आर्टिकल या डायरी एंट्री प्रैक्टिस करो। फॉर्मेट एक बार क्लियर देख लो, क्योंकि फॉर्मेट के सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है, तो आपको फॉर्मेट अच्छे से मेंटेन करके रखना है। ग्रामर रिवाइज करने में आप ज़्यादा टाइम मत लगाओ, बस मिस्टेक्स अवॉइड करने की प्रैक्टिस करो। ग्रामर की थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करके जाना ताकि आपका जो हिंदी का एग्ज़ाम है वो अच्छा जाए। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। आंसर को पॉइंट्स में ही लिखना है आपको। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग हिंदी के पेपर में और इंग्लिश के पेपर में यही गलती करते हैं कि वर्ड लिमिट का ध्यान नहीं रखते हैं। हैंड राइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, इतनी सजा के नहीं लिखनी है, बस नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। सबसे पहले पूरा पेपर अच्छे से रीड करना। इजी क्वेश्चंस आप पहले अटेम्प्ट करो। अगर आप जहाँ किसी क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है, आप एक जगह स्टिक मत हो जाना। आप अपने क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करते रहना। जब आपके पास थोड़ा टाइम बचे तब आप उस क्वेश्चन को दोबारा देखना और जो समझ में आता है आप उसमें लिखना। 10 से 15 मिनट लास्ट में रिवीजन के लिए ज़रूर बचा कर रखना। इतना आपको करना ही है ताकि आपका जो क्वेश्चन रह गया है आप देख सको कि कहीं मेरा कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, या आपने जो क्वेश्चन पहले स्किप कर दिया था आप उसको दोबारा से अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सको। आते हैं अपने सोशल साइंस के एग्जाम टिप्स पे। इससे पहले बात करते हैं अपने हिस्ट्री की। हिस्ट्री सब्जेक्ट में आपको हर चैप्टर की डेट्स, इवेंट्स, कॉजेस एंड इफ़ेक्ट्स आप सबसे पहले रिवाइज करने हैं अपने एग्ज़ाम से एक दिन पहले। लॉन्ग आंसर के लिए आप 4-5 मेन पॉइंट्स याद करके रखो। इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे नेशनलिज्म, मूवमेंट्स, एटसेट्रा को टाइमलाइन में समझो। सर हमेशा एसएसटी में पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करना, उसी की प्रैक्टिस करना। ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी में आपको मैप की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग होता है। एंड सच बताऊँ तो मुझे मैप बहुत ही खिचड़ी पका देता है मेरे दिमाग में। एंड रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल्स के डिफरेंस याद करके रखना। शॉर्ट नोट्स बना लो, 2-3 लाइंस में डेफिनेशन ख़त्म करो सारी चीज़ों की। बात करते हैं सिविक्स की। डेफिनेशन याद करो सिविक्स में, जैसे डेमोक्रेसी, राइट्स, एटसेट्रा। डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो इसमें, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। डायग्राम्स, फ्लो चार्ट बना के रिवाइज करो, बिल्कुल करना ही पड़ेगा ये तो। इकोनॉमिक्स में आते हैं तो टर्म्स क्लियर करो, जैसे जीडीपी क्या होता है, सेक्टर्स क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, एटसेट्रा वगैरह। एंड डाटा बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं तो उनको पॉइंट्स में लिखने की कोशिश। अब मैं कुछ और आपको टिप्स देना चाहूँगी। हेडिंग्स को यूज़ करना आप एसएसटी के पेपर में। पॉइंट्स को आंसर में ही लिखना। कीवर्ड्स अंडरलाइन करके रखना। डायग्राम, मैप में पेंसिल ही यूज़ करना, सबसे याद रखना डायग्राम में पेंसिल ही यूज़ करना। वर्ड लिमिट फॉलो करना। एसएसटी में जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है वो होती है लंबा पैराग्राफ लिखने की। लंबे पैराग्राफ प्लीज़ अवॉइड करना। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, आपको पॉइंट्स में आंसर लिखनी है। देन मैप में ओवर राइट मत करना आप कुछ भी।
एंड एक ही पॉइंट को रिपीट मत करना बार बार, क्योंकि एक ही पॉइंट अगर आप बार बार रिपीट कर दोगे तो आपके मार्क्स चले ही जाएंगे। अब बात करते हैं हम अपने साइंस सब्जेक्ट की। साइंस में जो आपको हॉलीडेज़ मिलेंगी उसको आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो। सबसे पहले आपको एक फार्मूला शीट बनानी है, क्योंकि आप फार्मूला शीट बनाओगे तो जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन आपको रिवाइज़ करने में फार्मूलाज बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले आपको फार्मूला शीट बनानी है। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना, सिर्फ देख के मत करना न्यूमेरिकल्स। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना, सिर्फ हाँ देख लिए न्यूमेरिकल्स हो गए, नहीं, आपको अपने हाथ से प्रैक्टिस करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यूनिट्स में मार्क्स कटते हैं तो आपको यूनिट्स याद रखनी है हर चीज़ की। डायग्राम्स की प्रैक्टिस करना, मैं आपको डायग्राम्स के नेम बताती हूँ, जैसे कि रे डायग्राम हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, एंड बहुत सारे ऐसे ही होते हैं, आपको उनकी प्रैक्टिस करके रखनी है अच्छे से। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप केमिकल इक्वेशन को अच्छे से रिवाइज़ कर लो। बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए, आप इसकी प्रैक्टिस करके ही जाओगे। रिएक्शंस के टाइप समझना, जैसे कि कॉम्बिनेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, मेटल्स नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ आप याद कर लेना। आपको डेफिनेशंस याद होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, क्योंकि ये पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, तो 2-3 लाइन में सब क्लियर कर देना। बायोलॉजी की बात करते हैं हम, तो बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट डायग्राम प्रैक्टिस करके जाना, एंड नीट एंड लेवल डायग्राम आपको बनाने हैं और पेंसिल से बनाने हैं। डेफिनेशन शॉर्ट और एक्यूरेट लिखना, इसकी प्रैक्टिस करो आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की। एंड प्रोसेस समझो कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, इन सब की आप प्रोसेस समझ के जाना, आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको प्रोसेस समझनी है। बात करते हैं आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी की। कीवर्ड्स अंडरलाइन करना, जैसे कि मैं स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ। पॉइंट्स में आंसर को लिखना, डायग्राम बना सकते हो तो ज़रूर बनाना, और वर्ड लिमिट को फॉलो करना ही है आपको। क्वेश्चन नंबर सही लिखो, क्वेश्चन नंबर को सही लिखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि क्वेश्चन नंबर सही नहीं लिखते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट। मेरी कुछ स्ट्रैटेजीज़ अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।